Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 30th August 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is raising the arms to the side of the body while performing dumbbell lateral raises is an example of what motion? मान लीजिए आप जिम के अंदर गए हैं और आपने डंबल्स को लेकर दोनों हाथों से उसे बॉडी मिडलाइन से दूर ले जाने वाली मूवमेंट की है, तो ये किस प्रकार की मूवमेंट कहलाएगी? क्या ये सरकमडक्शन है, फ्लेक्शन है, एडक्शन है या फिर एडक्शन है? जैसे ये कोई क्लाइंट है, इसने अपने दोनों हाथों में डंबल ले रखा है जिम के अंदर। अब ये इन डंबल्स को क्या करता है, इस बॉडी लाइन से दूर लेकर जाता है। तो ये मूवमेंट कौन सी होती है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर बॉडी मिडलाइन से कोई भी चीज़ दूर की तरफ लेकर जाई जाती है तो हम इसे एबडक्शन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, और वहीं इसके ऑपोजिट कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस या एक्सट्रीमिटीज़ को बॉडी मिडलाइन की तरफ मूव किया जाता है तो इसे हम एडक्शन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO हैंड वॉश टाइम विथ सोप। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किसी क्लाइंट को सोप से हैंड वॉश करने में कितना समय लगना चाहिए? ऑप्शन ए 40 to 60 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 20 to 30 सेकेंड्स, ऑप्शन सी 2 मिनट्स, ऑप्शन डी 5 मिनट्स। WHO कहता है कि अगर कोई पर्सन सोप से अपने हैंड को वॉश कर रहा है तो उसे कम से कम 40 से 60 सेकेंड तक अपने हैंड्स को सोप की मदद से क्लीन करना चाहिए। इस ड्यूरेशन पर अगर आप सोप से हैंड वॉश करते हैं तो इफ़ेक्टिव हैंड वॉशिंग होगी, सारे पैथोजेंस संभावना है कि यहाँ से निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The nurse in post-anesthesia care unit notes that one of the client's pupil is larger than the other. The nurse should. Post-anesthesia care unit के अंदर आप किसी पेशेंट का असेसमेंट करते हैं और ये पाते हैं कि पेशेंट की एक आँख की जो प्यूपिल है वो दूसरी प्यूपिल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए rate the client on Glasgow Coma Scale, ऑप्शन बी administer oxygen, ऑप्शन सी check the client's baseline data, ऑप्शन डी call the surgeon। ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी भी इंटरवेंशन को करने से पहले हम क्लाइंट के बेसलाइन डाटा को असेस करेंगे। बेसलाइन डाटा कलेक्ट करने का मतलब है यहाँ पर कि जब आपके पास पेशेंट हॉस्पिटल में आया था ऑपरेशन से पहले, तब आपने जब पेशेंट का असेसमेंट किया था तो क्या उसकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं, आई प्यूपिल है, वो पहले बराबर थी या पहले से ही ये प्रॉब्लम क्लाइंट के अंदर मौजूद है। इस चीज़ को आपने वहाँ नोट किया होगा असेसमेंट के दौरान। अब उस असेसमेंट डाटा को इस डाटा से कंपेयर किया जाएगा। अगर पेशेंट की वन आई प्यूपिल पहले से ही लार्ज थी तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर पेशेंट में ये प्यूपिल साइज ऑपरेशन के बाद इंक्रीज हुआ है तो अब हमें सही इंटरवेंशन करने के लिए डायरेक्शन मिल गई है। अब हम यहाँ पर सही इंटरवेंशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client has a fractured mandible that is immobilized with wires
for which life threatening post operative problem should the nurse monitor this client? किसी पेशेंट में जो मैंडिबल बोन है यानी उसकी जो जॉ बोन है, मुंह का जबड़ा है, ये फ्रैक्चर हो गया था। अब इसे वायर लगाकर इमोबिलाइज किया गया है। अब इस सिचुएशन में पेशेंट के अंदर कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है जिसे एज अ नर्स आप लगातार मॉनिटर करेंगे? ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी वॉमिटिंग, ऑप्शन सी osteomyelitis, ऑप्शन डी bronchospasm। The correct answer of this question is option 2 vomiting। आपने क्लाइंट के मैंडिबल को, क्लाइंट के जबड़े को, उसके जॉ को वायर लगाकर फिक्स कर रखा है, इमोबिलाइज कर रखा है, और ऑपरेशन के बाद अचानक से उसे वॉमिटिंग होने अगर लग जाएगी तो जो वॉमिटस है यानी वॉमिटिंग का जो कंटेंट है, फ्लूइड है, वो बॉडी से बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पाएगा क्योंकि आपके जॉज जो हैं वो पूरी तरह से ओपन नहीं हो पा रहे हैं। इस सिचुएशन में जो वॉमिटस है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंट्री ले सकता है, जा सकता है, यानी कि आप एस्पायरेशन कर सकते हैं, और इस सिचुएशन के बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस देखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is evaluating the status of a client who had craniotomy 3 days ago. Which assessment finding would indicate that the client is developing meningitis as a complication of surgery? किसी पेशेंट में आपने 3 दिन पहले क्रेनियोटॉमी प्रोसीजर किया था। अब इनमें से कौन सी फाइंडिंग मिलने पर आप ये मानेंगे, अनुमान लगाएंगे कि पेशेंट को एज अ सर्जरीज कॉम्प्लिकेशन मेनिंजाइटिस कंडीशन डेवलप हो रही है? ऑप्शन ए नेगेटिव कर्निंग साइन, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ नकल रिजिडिटी, ऑप्शन सी पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की साइन, ऑप्शन डी अ ग्लासगो कोमा स्केल ऑफ 15। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आप किसी पेशेंट को सीधा लेटाकर यानी सुपाइन पोजीशन देने के बाद उसके हेड को फ्लेक्स करें, नेक को फ्लेक्स करें, गर्दन को अगर ऊपर की तरफ उठाते हैं, और अगर क्लाइंट को मेनिंजाइटिस कंडीशन है तो वो अपने गर्दन को जैसे ही आप ऊपर उठाएंगे वो अपने पैरों को भी उठा लेगा। ये जो साइन है, ये जो मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, इसे हम ब्रुजिन्स्की साइन के रूप में जानते हैं, और अगर ये पाया जाता है तो इसका मतलब क्लाइंट के अंदर मेनिंजाइटिस कंडीशन मौजूद है। कर्निंग साइन यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलता है। मेनिंजाइटिस की कंडीशन में नकल रिजिडिटी भी देखने को मिलती है, और ग्लासगो कोमा स्केल 15 होना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर है और ये सबसे परफेक्ट स्कोर भी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इसेंशियल नर्सिंग एक्शन विथ सीवियर डायरिया? अगर किसी क्लाइंट को सीवियर डायरिया जैसी कंडीशन है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी नर्सिंग एक्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए मेंटेन द आईवी लाइन, ऑप्शन बी टेक डेली वेट्स, ऑप्शन सी रिप्लेस द लॉस्ट कैलोरीज, ऑप्शन डी प्रमोट पेरिएनल स्किन इंटीग्रिटी। अगर किसी क्लाइंट को सीवियर डायरियल कंडीशन है तो इस सिचुएशन में सबसे ज़रूरी नर्सिंग एक्शन माना जाएगा इस क्लाइंट के वेट का मेजरमेंट। यानी हमें डायरिया से सफरिंग इस पेशेंट को हर दिन वेट मॉनिटर करना है, यानी हर दिन इसके वज़न को चेक करना है। ये यहाँ पर सबसे ज़रूरी इंटरवेंशन माना जाएगा। देखिए, जब किसी पर्सन को डायरिया होता है तो डायरियल सिचुएशन के अंदर उसका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट बॉडी से बाहर निकलने लगता है, उसे इन चीज़ों की कमी महसूस होने लगती है। तो हम पेशेंट का
डेली जब वेट मैनेज करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर लॉस के कारण जो वेट लॉस हुआ है उस चीज़ पर हम कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following disorder is caused by excessive production of somatotropin? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन से कौन सी कंडीशन हो सकती है? एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम, क्रिटिनिज्म, एक्रोमेगैली या फिर ड्वार्फिज्म? देखिएगा, अगर हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का प्रोडक्शन करने लगे तो क्लाइंट के अंदर एक्रोमेगैली नाम की कंडीशन डेवलप हो सकती है। एक्रोमेगैली के अंदर किसी भी पर्सन में ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव सीक्रेशन होता है, जिसकी वजह से उसकी हाइट तो नहीं बढ़ती लेकिन उसकी फिंगर्स, नोज, टोज, इनकी लंबाई नॉर्मल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है और बाकी बॉडी पार्ट्स का जो विड्थ है यानी उनकी जो चौड़ाई है वो नॉर्मल से ज़्यादा हमें दिखाई देती है। ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन है इसे आप सिंपली ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। Next question is, a woman of 32 weeks of pregnancy presents with labor pain. Her cervix is 2 centimeter dilated and one uterine contraction is felt every 5 to 7 minutes. The management is, एक 32 सप्ताह की प्रेग्नेंट वुमेन का सर्विक्स 2 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है और उसे हर 5 से 7 मिनट पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए आइसो सुप्राइन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन बी वेट एंड वॉच, ऑप्शन सी एग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर, ऑप्शन डी एमरजेंसी LSCS। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने गलत डायरेक्शन में सोचना शुरू किया तो शायद आप गलत आंसर तक पहुंच जाएंगे। आप सिंपल सी बात को पकड़िए कि जो वुमेन है वो 32 वीक्स की प्रेग्नेंट है और हम जानते हैं कि नॉर्मली अगर डिलीवरी 37 वीक्स से लेकर 42 वीक्स के बीच में होती है तो हम इसे टर्म डिलीवरी के नाम से जानते हैं और 32 सप्ताह पर अगर डिलीवरी हो जाएगी तो ये बच्चा प्री टर्म बच्चा कहलाएगा, यानी कि ये पूरी तरह से अभी एक्सटर्नल वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए फिट नहीं है। हो सकता है इसे काफ़ी दिक्कतें फेस करना पड़े, हो सकता है इसकी डेथ भी हो जाए। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इस वुमेन में जो लेबर शुरू हो रहा है उसे किसी भी तरह से डिले करवा दिया जाए ताकि बच्चे का जन्म 32 सप्ताह पर ना होकर 37 सप्ताह या इसके आसपास हो। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें टोकोलाइटिक मेडिसिन की आवश्यकता रहेगी और टोकोलाइटिक ड्रग का एग्जाम्पल है आइसोसुप्राइन हाइड्रोक्लोराइड। आइसोसुप्राइन हाइड्रोक्लोराइड ऐसी मेडिसिन है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्लो डाउन करके यूट्रस के मसल्स को रिलैक्स करके प्री मैच्योर लेबर को रोकती है। तो अगर हम पेशेंट को आइसोसुप्राइन हाइड्रोक्लोराइड मेडिसिन दे दें तो क्लाइंट में जो ये डिलीवरी वाली प्रोसेस स्टार्ट हुई है वो कहीं ना कहीं आगे शिफ्ट हो जाएगी और ये हमारे लिए सबसे सही इंटरवेंशन भी होने वाला है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इट इज़ अ टोकोलाइटिक ग्रुप मेडिसिन जो कि यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स करने, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को रोकने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse understands that when chest compression are performed, the sternum should be depressed. आपको इस बात का सही नॉलेज है अगर आप ये बताएं कि CPR के दौरान चेस्ट को कितना कंप्रेस किया जाता है? हाफ टू 3/4 इंचेस, 3/4 to 1 इंच,
1.5 to 2 इंचेस, 2 to 3 इंचेस। कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन के दौरान, सीपीआर के दौरान चेस्ट को कितना कंप्रेस करना, स्टर्नम बोन को कितना कंप्रेस करना सबसे सही रेंज है, जिसे अचीव करने के बाद हम कह सकते हैं कि हम इफेक्टिव सीपीआर कर रहे हैं। यस, एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, करीब 1.5 से लेकर 2 इंचेस तक, यानी अप टू 5 सेंटीमीटर्स। अगर आप किसी क्लाइंट के चेस्ट को 5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही रेंज है। इस लेवल पर, इस डेप्थ पर कंप्रेशन की वजह से क्लाइंट का जो हार्ट है वो स्क्वीज होगा और वापस से हार्ट के एक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द नर्स एंश्योर दैट दिस क्लाइंट्स प्राइवेसी विल बी मेंटेन? किसी पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए आप एज अ नर्स क्या इंश्योर करेंगे? ऑप्शन ए, रिमाइंड द क्लाइंट दैट शी विल बी एस्लीप, आप पेशेंट को याद दिलाएंगे कि उसे नींद आ जाएगी। ऑप्शन बी, एंश्योर दैट ड्रैप्स विल मिनिमाइज पेरिनियल एक्सपोजर, आप ये निश्चित करेंगे कि जो पेरिनियल एरिया पर ड्रैप्स लगाए गए हैं उससे कम बॉडी का एरिया विजुअलाइज हो, पेरिनियम एरिया कम से कम विजुअलाइज हो। ऑप्शन सी, एक्सप्लेन द पोस्ट ऑपरेटिव एक्सपेक्टेशंस, हम ऑपरेशन के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं वो बताएंगे। ऑप्शन डी, रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ टेक्नीशियंस इन द प्रोसीजर, हम जितने टेक्नीशियंस की आवश्यकता है सिर्फ उतने ही अलाउ करेंगे, ज़्यादा नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए इंश्योर करना ज़रूरी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी। मान लीजिए आपके पास कोई फीमेल क्लाइंट है, उसके अंदर हिस्ट्रेक्टोमी प्रोसीजर किया जाने वाला है, वेजाइनल हिस्ट्रेक्टोमी प्रोसीजर किया जाने वाला है। आपने इस वुमेन के पेरिनियम एरिया को दूसरे ड्रैप्स से कवर करके रखा है, तो आप इस बात को मेंटेन करेंगे कि जितनी आवश्यकता है उतना ही एरिया विजुअलाइज हो, उसके अलावा सभी कवर्ड रहे। ये चीज़ पेशेंट की प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है। Next question is, a client with stage 4 pressure ulcer is to receive 0.22 gram of zinc sulfate by mouth. Each tablet contains 110 mg. How many tablets should the nurse administer? किसी स्टेज 4 प्रेशर अल्सर से सफरिंग पेशेंट में 0.22 ग्राम जिंक सल्फेट एडमिनिस्टर करना है। आपके पास जो टैबलेट है वो 110 mg की है, तो आप इस डोज को पूरा करने के लिए कुल कितनी मेडिसिन क्लाइंट को खिलाएंगे? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। सबसे पहले इस बात को नोट कर लीजिए कि हमें पेशेंट को 0.22 ग्राम जिंक सल्फेट एडमिनिस्टर करना है। अब हमारे पास जो टैबलेट है वो 110 mg की है। यहाँ पर 0.22 ग्राम में डोज देनी है पेशेंट को, लेकिन जो टैबलेट हमारे पास है वो मिलीग्राम्स में है। एक टैबलेट 110 mg की है। अब आप यहाँ पर जो ग्राम और मिलीग्राम का कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर अगर कर पाएँ तो डेफिनेटली बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 1 ग्राम का मतलब होता है 1000 मिलीग्राम, यानी कि 1 ग्राम के अंदर 1000 mg होते हैं। अब डॉक्टर ने कहा है कि भाई हम पेशेंट को 0.22 ग्राम ड्रग देनी है। अब ये 0.22 ग्राम को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें
तो इसका जो डोज है वो mg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 220 mg। ठीक है, अब 220 mg क्लाइंट को देनी है और हमारे पास में 110 mg की टैबलेट है। आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर फॉर्मूला बताया था कि व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है उसे नीचे रखो और जो हमें चाहिए उसे ऊपर रखो और फिर जो डोज है उससे उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा करके जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2, ऑप्शन सी 2। यानी हम इस पेशेंट को 0.22 ग्राम ड्रग देने के लिए 110 mg की 2 टैबलेट्स दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an 80 years old client had spinal anesthesia for a transurethral resection of prostate and received 4000 ml of room temperature isotonic bladder irrigation. He now has continuous irrigation through a three-way indwelling urinary catheter. Which post-operative nursing intervention is most important to include in the care plan? पेशेंट है आपके पास में जिसके अंदर ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट यानी कि TURP प्रोसीजर होने के बाद वाला पेशेंट है और इस पेशेंट की जो एज है वो 80 साल है। इसके अंदर हम ब्लैडर इरिगेशन के लिए 4000 ml रूम टेम्परेचर का आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। अब इस पेशेंट के अंदर कंटिन्यूअसली इरिगेशन हो रहा है थ्री वे इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर के माध्यम से। अब इस पेशेंट के लिए प्राइमरी इंटरवेंशन कौन सा होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन कौन सा होगा, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए एम्प्टी द कैथेटर ड्रेनेज बैग, हम पेशेंट के कैथेटर बैग को तुरंत खाली करेंगे। ऑप्शन बी कवर द क्लाइंट विथ वार्म ब्लैंकेट्स, हम पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट से कवर करेंगे। ऑप्शन सी हैंग न्यू बैग ऑफ इरिगेशन, हम नया बैग हैंग कर देंगे। ऑप्शन डी टर्न द पेशेंट, हम पेशेंट को टर्न करेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी गई थी इसमें मुश्किल से 3 या 4 पॉइंट्स थे। आपको पूरी सिचुएशन एक सिनेरियो के रूप में बनाकर दी गई है। यही एम्स द्वारा इस बार पूछे जाने वाले सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर आपको सिचुएशन दी जाएगी कि ऐसे सीन में, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट इंटरवेंशन होगा वो होगा ऑप्शन बी, हम इस पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट से कवर करेंगे। हमारे पेशेंट की जो एज है वो 80 साल की है। 80 साल का पेशेंट है तो ऑब्वियसली इसे कोल्ड इनटॉलरेंस जैसी फाइंडिंग होने की संभावना डेफिनेटली होगी। अब इस पेशेंट में जब लगातार आप ब्लैडर इरिगेशन सॉल्यूशन डालकर सॉल्यूशन को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं और इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के इक्विवेलेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ से पेशेंट के शरीर से हीट लॉस होने लगेगी और इस ओल्ड एज पर्सन को हो सकता है ठंड भी लगने लगे, शिवरिंग होने लगे, कोल्ड फील होने लगे। तो यहाँ पर हम इसे वार्म ब्लैंकेट से कवर करेंगे ताकि इसे ठंड ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the most common cause of catheter induced urinary tract infection? कैथेटर लगाने के बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण कौन सा माना जाएगा? ऑप्शन ए स्टीरिया कोली, ऑप्शन बी क्लैप्सिला, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 80% of the urinary tract infections are due to E. coli bacteria. E. coli या Escherichia coli यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कॉज के रूप में माना जाता है। यहाँ पर
कैथेटर लगाने के बाद अगर यूटीआई हो रहा है तो वहाँ पर चांसेस हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया की प्रेजेंस हो सकती है। वैसे ई कोलाई नामक बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में एज अ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ गट के रूप में रहता है, यानी कि ये बैक्टीरिया जब तक हमारे इंटेस्टाइन एरिया के अंदर मौजूद है हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही ये बैक्टीरिया यहाँ से निकलकर शरीर के किसी और ऑर्गन में पहुंचा, वहाँ के लिए ये नॉर्मल नहीं होगा, तो वहाँ पर जाकर ये डिजीज कॉज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an 18 years old is admitted with acute onset of right lower quadrant pain at McBurney's point. Appendicitis is suspected. For which clinical indicator should the nurse assess the client to determine if pain is secondary to appendicitis? 18 साल का लड़का है जिसे राइट लोअर क्वाड्रेंट में अचानक पेन होता है। उम्मीद है कि इसे अपेंडिसाइटिस कंडीशन होगी। जब इस पेशेंट का आप असेसमेंट करते हैं तो आपको इनमें से कौन सी फाइंडिंग यदि मिले तो आप ये मानेंगे कि क्लाइंट के अंदर अपेंडिसाइटिस कंडीशन है? ऑप्शन ए यूरिनरी रिटेंशन, ऑप्शन टू गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी, ऑप्शन थ्री रिबाउंड टेंडरनेस, ऑप्शन फोर इंक्रीज्ड लोअर बाउल मोटिलिटी। Important question for upcoming एम्स नॉरसेट एग्जाम। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, रीबाउंड टेंडरनेस। रीबाउंड टेंडरनेस टेस्ट को हम ब्लूमबर्ग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या कह सकते हैं इसे आप? ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग साइन, साइन कह दीजिए, ब्लूमबर्ग साइन भी कह सकते हैं। इसे कैसे चेक किया जाता है ये समझिएगा। पेशेंट को आपने सीधा लिटा दिया, सुपाइन पोजीशन दे दिया। अब जिस जगह पेशेंट को पेन हो रहा था आपने अपने हाथों से उस जगह को कंप्रेस किया, दबाया। दबाने के दौरान पेशेंट को पेन नहीं फील हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने हाथों को हटाया वैसे ही क्लाइंट को अचानक पेन फील होता है। ये चीज़ रिबाउंड टेंडरनेस के रूप में जानी जाती है और इसे ही हम ब्लूमबर्ग साइन भी कहते हैं, जो कि अपेंडिसाइटिस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, द नर्स एंटीसिपेट्स दैट अ क्लाइंट हु हैज रिसीव्ड प्रोपोफॉल as the induction and maintenance agent for general anesthesia will most likely experience। अगर किसी अगर किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया के साथ मेंटेनेंस के लिए प्रोपोफॉल नाम की ड्रग दी जाती है तो इस पेशेंट में आपको इनमें से कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए, मिनिमल नॉजिया एंड वॉमिटिंग, बी hypotension, C slow induction of anesthesia, option D small tremors of skeletal muscles। देखिए ये जो प्रोपोफॉल नाम की मेडिसिन है ये इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर की जाती है और ये किसी भी पेशेंट के अंदर एज अ एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है और जनरल एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ये इस मेडिसिन का रैपिड ऑनसेट होता है, यानी कि आपने यहाँ क्लाइंट के अंदर ये मेडिसिन इंजेक्ट की और तुरंत क्लाइंट के अंदर इफेक्ट आने लग जाता है। ये बहुत ही रैपिडली एक्टिंग करती है। और याद रखिएगा जिन पेशेंट्स को आप जनरल एनेस्थीसिया लगाने के बाद प्रोपोफॉल ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उनमें दूसरी ड्रग्स के मुकाबले कम नौजिया वॉमिटिंग देखने को मिलता है। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट ईयर। अगर पेशेंट को आपने प्रोपोफॉल नाम की ड्रग एडमिनिस्टर की है तो इसके अंदर मिनिमम नौजिया और वॉमिटिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन
may prevent an accumulation of secretion in post-operative client who had general anesthesia during surgery. यहाँ पर आपको उस इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन को सेलेक्ट करना है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट में सिक्रीशंस के एक्यूमुलेशन को रोकती है। ऑप्शन ए पोस्चरल ड्रेनेज, ऑप्शन बी कपिंग ऑफ चेस्ट, ऑप्शन सी नासोट्रेकियल सक्शनिंग, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ पोजीशन। देखिएगा यहाँ पर जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट के अंदर कुछ नेचुरल रिफ्लेक्सेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे पर्सन चाहकर भी अपने एयरवे को क्लियर नहीं कर पाता। ऐसी सिचुएशन में हम पेशेंट के रेस्पिरेशन आदि को मेंटेन करने के लिए, उसमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करवा सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब है कि ऐसा कोई भी प्रोसीजर या ऐसा कोई भी एक्शन जो एज अ नर्स आप बिना किसी से पूछे, बिना किसी से इजाज़त लिए परफॉर्म कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन कहलाता है। हम जनरल एनेस्थीसिया वाले पेशेंट में कहीं बॉडी सिक्रेशंस एक्यूमुलेट होकर उसका रेस्पिरेशन सीज ना कर दें, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करवाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बर्थ वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न। किसी न्यूबॉर्न बेबी के बर्थ वेट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए birth weight less than 5% of normal on the day of birth requires further investigation। अगर किसी बच्चे का वजन नॉर्मल लेवल से 5% कम हो तो हमें तुरंत इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। ऑप्शन बी टिपिकल बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न इज बिटवीन 2.7 kgs एंड 4.0 kgs। नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबीज का वजन 2.7 kg से लेकर 4 kg के बीच में होता है। ऑप्शन सी न्यूबॉर्न लॉस 10% ऑफ देयर बर्थ वेट बाय 3 to 4 days ऑफ एज। जन्म के बाद अगले 3 से 4 दिनों पर बच्चा अपनी बॉडी के कुल वजन का 10% लॉस करता है। ऑप्शन डी न्यूबॉर्न गेन द लॉस्ट वेट बर्थ वेट बाय 10th डे ऑफ लाइफ। बच्चे ने जितना भी बर्थ वजन 3 से 4 दिन के बाद खोया था उसे अगले 10 दिन की एज होने तक वो वापस रिगेन कर लेता है। यस एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर किसी बच्चे का वजन नॉर्मल रेंज से 5% कम हो तो हम इसे नॉर्मल मानकर चलते हैं। यहाँ पर हमें इन्वेस्टिगेशंस करवाना आवश्यक नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ गलत माना जाएगा। देखिएगा, अगर किसी बच्चे का बॉडी वेट जन्म के समय नॉर्मल से थोड़ा कम है, 5% कम है, तो ये कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है। आप यहाँ पर इस चीज़ को चला सकते हैं।